स्वागत है वित्त मंत्री झारखंड श्री रामेश्वर उरांव जी का। इस डिजिटल ऑफिस का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं मंत्री जी के एक साक्षात्कार के साथ। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम जानना चाहते हैं मंत्री जी कि 2047 में आज़ादी के हम लोग 100 साल पूरे कर रहे हैं। झारखंड को अभी भी हम लोग बहुत पिछड़े राज्य का दर्जा, तो एक लॉन्ग टर्म योजना क्या है सरकार की विकसित राज्य बनाने की? पहले धन्यवाद आपको कि आपने यहाँ बुलाया और लोगों से, आपके मार्फत तो हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात करने का मौका आपने दिया है। देखिए, ये सही है, ये परसेप्शन नहीं है, सच्चाई है। एक धनी राज्य जिसमें गरीब लोग बसते हैं, यही है परसेप्शन कहिए, सच्चाई कहिए देश में। और कई दफ़े मैं इसकी चर्चा विधानसभा में किया हूँ अपने डिबेट के दरमियान, इस बार भी किया, मैंने बताया। और हमारी शुरुआत हमने की है वित्त मंत्री की हैसियत से, वित्त मंत्रालय की ओर, सरकार की ओर से, कि हम आगे छलांग कैसे लगावें। हमारे जो एनुअल बजट बनता है, एनुअल बजट तक एक बरस का बनता है जी। बहुत कुछ नहीं कहा जाता था। इस बार हम लोग कहे कि 5 साल में अभी 4 लाख करोड़ के लगभग हमारा जीडीपी है जी। तो हमने कहा कि हम कैसे करें, 5 साल में कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, एक्सपर्ट्स को हम लोग बुलाए, इकोनॉमिस्ट को बुलाए। वो उसने कहा कि अगर 14% के हिसाब से ग्रोथ हो हमारा जीडीपी का, जी जी, तो 5 साल में हम 4 लाख करोड़ के जगह पर 29-30 में हम 10 लाख करोड़ जीडीपी हासिल कर सकते हैं। जी। ये 5 साल में एक बड़ी छलांग होगी अगर ऐसा हो पाया, हम कर पाए। लेकिन हमको उम्मीद है कि हम कर पाएंगे। जी, अभी तो दहाई अंक तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। हाँ, विजिट कर रहे हैं ना, अभी तो दहाई 4 में है। जी। तो 5 साल में हम दहाई में 10 में पहुंचना चाहते हैं। और आप लोगों की शुभकामना रही, लोगों की शुभकामना रही, और तो 5 साल में दहाई पर हम पहुंचे जीडीपी में। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटेजी है, पहले तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जी जी होगी कि हम अपने रेवेन्यू को बढ़ावें। जी आय को नहीं बढ़ाएंगे तो खर्च कैसे बढ़ाएंगे? जी जी, अभी तो हमारी बहुत निर्भरता हाँ, केंद्र पर है। जी 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 खर्च नहीं बढ़ाएंगे, खर्च नहीं करेंगे तो हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कैसे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जी जी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो हम आगे अपनी आय को कैसे बढ़ा पाएंगे, जीडीपी को कैसे बढ़ा पाएंगे? तो हम लगे हुए हैं अभी हम लोग अपना आय बढ़ाने में। आय का मुख्य स्रोत है कमर्शियल टैक्स, ये जीएसटी का, जी 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 माइनिंग की तरफ से, ट्रांसपोर्ट की तरफ से, इस तरह से और भी रॉयल्टी, फॉरेस्ट भी रॉयल्टी देता है, खनन में होता है, कार्य में कोयला से मिलता है रॉयल्टी। तो इस सब से करके हमको यहाँ बहुत सा स्कोप है अपने आय को बढ़ाने का। जी जी हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जितना माइंस हमारे झारखंड में है, हर तरह का माइंस, जी जी उससे बहुत कम है उड़ीसा में। जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ माइनिंग से इनकम है 50,000 करोड़ प्रति साल, प्रति वर्ष। हमारे यहाँ ज़्यादा रहते हुए भी हम बहुत नीचे हैं, बहुत कम है। अधिक से अधिक यहाँ हो रहा है अभी तक 10,000 करोड़, 40,000 करोड़ का गैप है दोनों स्टेट में। माइंस हमारे यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है बहुत। तो इसको एक चैलेंज हमारे लिए है कि कैसे हम माइंस के क्षेत्र में अपनी आय को ज़्यादा बढ़ावें। जी जी उसी तरह से आंकड़े के हिसाब से बताएंगे आपको हम, जितनी गाड़ियाँ, स्टडी का विषय है, जितनी गाड़ियाँ झारखंड में हैं लगभग उतनी गाड़ियाँ राजस्थान में हैं। लेकिन राजस्थान के जो रेवेन्यू कलेक्शन है ट्रांसपोर्ट से, वो झारखंड से 4 गुना है, 4 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत क्षेत्र हमारे पास है कि हम बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, एक विजन रखने की ज़रूरत है।
उस तरह से हम बढ़ा सकते हैं कि उदाहरण अपने विभाग झारखंड में कैसे हम लोग बढ़े। जी। झारखंड में देख लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती थी, ठीक। वो मुश्किल से 250 करोड़ हमको मिलता था। हमने मात्र 2%, बिहार में 6% है, 8% है, हमने 6% बढ़ाया, बिहार से कम बढ़ाया। और आज 4 के बदले उसके दोगुना लगभग 7 साढ़े 700 करोड़ हमारी आमदनी हो रही है जी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से। उसी तरह से जीएसटी लगने के पहले वैट का सिस्टम था। वैट में के ज़माने से और जो वसूलना शुरू किए हम लोग, तो लोग चले गए कोर्ट में, और ऐसे केस लगभग 700 केस पेंडिंग डिफरेंट कोर्ट्स में पड़े हुए थे। तो हम लोग आए तो देखा हम लोग कि भाई हम अपने लोग से लड़ रहे हैं और अपने लोग हमसे लड़ रहा है, सरकार से लड़ रहा है, अच्छी स्थिति तो नहीं हो सकती। जी, जी। तो हमने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट चले हम लोग, पदाधिकारियों को समझाया कि वन टाइम सेटलमेंट में चले हम लोग, एक बार करें। तो लोगों ने कहा कि पहले किया गया था, पिछली सरकार ने किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें क्या अर्ज है, फिर करें एक प्रयास। लेकिन इस बार के प्रयास सफल हुआ। जो 1000 करोड़ लोगों जो बकाया था वैट का, उसमें से 500 अभी तक आ चुका है, आधा आ चुका है, और फिर प्रयास में है, फिर अब समय देंगे उन लोगों को तो आगे भी बढ़ेगी, हमारा इनकम आगे और बढ़ेगा। जी, जी। इस तरह से प्रयास करना है हम लोगों को। अभी हम इसको भी मोटिवेट किए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि वन टाइम सेटलमेंट है। अब कोरोना के पीरियड में हुआ क्या, गाड़ियाँ बैठ गई, कोई पैसे लगे नहीं, लेकिन फाइन लगता चला गया जी। उसका रोड टैक्स वगैरह का। तो हमने कहा कि भाई गाड़ियाँ चली नहीं, अपने ही लोग हैं, हमारी अगर गाड़ी रहती उसमें कोरोना पीरियड में बंद रहती और हमको फाइन देना पड़ता, कितना खराब लगता। बिल्कुल। आप इसको वन टाइम सेटलमेंट ले जाइए और इसको सुलझाइए समस्या को। लोग आते थे हमारे पास, चैम्बर्स के पास भी जाते थे कि भैया इतना दे नहीं पाएंगे हम। एक टेम्पो के पास आया, टेम्पो वाला के लोग बताया कि कितना में टेम्पो मिलता है, 1.5 लाख में अधिक से अधिक आज के दिन में भी। उसके यहाँ 25,000 उसका यहाँ पेंडिंग है, उसके यहाँ 25,000 26,000 पेंडिंग है। कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? सही। बेच भी देगा, सेकंड हैंड हो गया, बेच भी देगा तब वो नहीं दे पाएगा वो। पूंजीगत व्यय दूसरा चीज होता है, पूंजीगत व्यय बढ़ जाएगा। जी। 31 करोड़ याद पड़ रहा है, 31,000 करोड़ लगभग पूंजीगत व्यय तिगुना कर रहे हैं हम लोग। उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा तो विकास के काम में उसको किया जाएगा। तीसरी बात ये देखना होता है बजट के निर्माण में, किसी भी राज्य को देखना होता है कि हम सैलरी और पेंशन जो सर्विस जो देते हैं, सैलरी देते हैं हम लोग, उसके अनुपात को कैसे किया जाए, टोटल बजट में उसको कैसे कम किया जाए। अगर उसको कम कर देंगे तो हमारी सफलता है वो, क्योंकि और बहुत से राज्यों में देखिएगा कि डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसे कम रह जाते हैं, ज़्यादा सैलरी पेंशन में ही आदमी ख़त्म कर देता है। तो उसमें भी हमको कामयाबी मिली, हम कामयाब हैं उसको भी कम करने में, अनुपात में कम हुआ है वो। तो इस टोटल मिलाकर के हम आय को व्यय को इस तरह से कर रहे हैं कि हम राज्य के विकास में उसका उपयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर इसी तरह से चला तो बेहतर आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि 29-30 में हम 10 लाख करोड़ का जीडीपी तैयार कर रहे हैं, हो जाना चाहिए 14% के हिसाब से अगर बढ़े हम तो, और बढ़ना नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो हम लोगों ने क्या इस तरह का कुछ कैलकुलेशन किया है कि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, 14,000 करोड़ के जीडीपी पे बढ़ रहे हैं, कितने नए रोजगार हम सृजन कर लेंगे? क्योंकि हम प्राइवेट कंपनियां तो इधर आ नहीं रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है, तो उनको बुलाने की क्या योजना है और सरकारी जॉब के लेकर क्या योजना है? इसमें ये है कि कंपनियों को बुलाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी हुई है जी। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक तरह से एक उदार बनी हुई है इन फेवर ऑफ ये इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ज़मीनें दी जाएगी और उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो शुरू में घाटा होता है जी। तो उसमें टैक्स हॉलिडे का रहेगा, प्रबंध रहेगा और सब्सिडी दी जाएगी। तो इस तरह से उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया जाएगा। जी। तो आना चाहिए, वो आएंगी और एक बार इन्वेस्टमेंट कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी तो वो स्पष्ट है कि रोजगार भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के साथ
प्रोटेक्शन बढ़ता है, प्रोटेक्शन के लिए रोजगार जरूरी है, तो ये लिंक जुड़ा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो हम करते हैं जी तो सारी बिल्डिंग बनती है, जी 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 रोड बनते हैं, इसमें तो मजदूरी मिलती है, जी बिल्कुल लगाया जाता है सबको। जी तो ये चीजें ऐसे माइनिंग में हम बढ़ाएं, माइनिंग को बढ़ाएं, जी तो मजदूर की जरूरत पड़ेगी, मैकेनाइजेशन में नहीं जाएंगे बिल्कुल तो मजदूर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिएगा, बढ़ाइएगा, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी, हम लोग रांची में बैठे हुए हैं और रांची, जमशेदपुर या धनबाद को देखकर हम झारखंड की डेवलपमेंट की कल्पना करते हैं, तब हम कहते हैं कि झारखंड काफ़ी पिछड़ा है। जब हम पलामू में जाते हैं या संथाल परगना में जाते हैं तो स्थिति और ख़राब दिखाई देती है। तो ये जो क्षेत्रीय इनइक्वालिटी है, उसको दूर करने की क्या योजना है? नहीं, उसको दूर करने के लिए वो योजना है, जैसे सड़कें। अभी देखिएगा, आप अखबारों में आप छापते हैं, प्रभात खबर में, सड़कें उस क्षेत्र में, बिल्डिंग्स उस क्षेत्र में ज़्यादा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, क्या कर सरकार कर रही है। जो क्षेत्र पिछड़ा है, जैसे पलामू हुआ, गढ़वा हुआ, रोड का, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये पिछड़ापन दूर करने के लिए। उसी तरह से गिरिडीह इलाके में, उसी तरह से सरायकेला इलाके में, जहाँ जहाँ पिछड़ापन है, ये लॉपसाइडेड डेवलपमेंट्स के कारण ऐसा हुआ था। उस डेवलपमेंट को हम लोग संतुलित कर रहे हैं। जगह जगह जहाँ कमी है वहाँ हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अनुज जी, मेरे ख्याल से झारखंड को जितना जानते होंगे, बहुत कम पत्रकार जानते होंगे। अनुज जी, आप मंत्री जी से क्या पूछना चाहेंगे? मेरा बाकी सवाल तो आपने पूछा ही वित्त मंत्री के नाते, लेकिन इनका काफ़ी रोल रहा है झारखंड मूवमेंट में। पुलिस अधिकारी भी थे उस समय, लेकिन आंदोलनकारियों को बहुत सपोर्ट करते थे। ये सबको जानता है, गुआ गोलीकांड की घटना। हम एक चीज़ सिर्फ आपसे जानना चाहते हैं मंत्री जी कि अगले साल ये 15 नवंबर के बाद से झारखंड स्वर्ण जयंती वर्ष में, सिल्वर जुबली वर्ष में प्रवेश करने वाला है। 25 साल कम नहीं होता है। और इसको बनाने के लिए अनेक लोगों की जान गई, बड़े पैमाने पे लोग मारे गए हैं, आंदोलनकारी हुए, उनके लिए एक आयोग बना, आयोग अपना काम कर रहा है। तो सरकार के पास क्या कोई प्रोविजन है, कुछ सरकार करने जा रही है आंदोलनकारियों के लिए, और जो आंदोलनकारी मारे गए उनके परिजनों के लिए? छिटपुट में तो मिला ही है, गोवा गोलीकांड के लोगों को मिला, जो शहीद हुए थे उनके परिजनों को। तो सरकार के पास क्या कोई योजना है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिनकी शहादत की वजह से, जिनको यातनाएं झेलने की वजह से ये झारखंड अलग प्रांत बना, उनके लिए सरकार की सोच क्या है? तो सरकार की सोच बहुत पक्ष में रही उनके लिए। हेमंत जी मुख्यमंत्री बने इस सरकार में सर्वप्रथम। उन लोगों ने उनका काफ़ी स्पष्ट था कि हम लोग जो आंदोलनकारी थे उनको चिन्हित करें। आयोग इसीलिए बना, चिन्हित किए। थोड़ा लोगों को थोड़ा सा नाखुश है कि चिन्हित करने का काम स्लो हो गया है, तो ठीक है, लेकिन हो जाएगा। एक्सटेंशन भी दिए हैं आयोग को हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। तो उसमें तो पहला तो है कि उनको एक पेंशन दिया जाएगा। पेंशन देने का काम सरकार शुरू कर दी, पिछली सरकार से शुरू हुआ था, इस सरकार उसको और बढ़ा दी है। एक दूसरा, उनके जो आश्रित हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी। तो नौकरियों में तो कुछ शुरुआत तो हुई है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लगता है हमको, लेकिन होना चाहिए। हम लोग इसमें कहेंगे, आप अच्छा याद करा दिए, हम चर्चा करेंगे, मंत्रिमंडल में बैठेंगे कभी, तो मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे। खुद आंदोलनकारी रहे हैं वो, उनको दर्द सहे हैं, क्या आंदोलनकारी का दर्द होता है, क्या पेन उनको सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, तो वो खुद रहे हैं, इसलिए उनको चिंता ज़्यादा है, मैं समझता हूँ। तो ये है कि आंदोलनकारी हैं, उनको एक दर्जा अलग से, उनकी देखभाल अलग से, ओल्ड एज में उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनके पेंशन की व्यवस्था, और अबू आवास वगैरह जो बन रहा है गरीबों के लिए, तो भी तो गरीब थे, तो उनको चिन्हित करके मेरे ख्याल से उनको अबू आवास के तहत तो लाभ जरूर मिलना चाहिए तुरंत। तो एक सर्वजन पेंशन में भी उनको लाभ मिला है, बहुत मिला है, मिलते हैं लोग। बोला कि बहुत अच्छा काम हुआ, सर्वजन पेंशन जो लागू किए तो अच्छा काम हुआ। हम लोगों को 1000 रुपये पति पत्नी को एक घर में 2000 रुपये आ रहा है, उससे खुश हैं। दूसरा ये है कि गरीब थे, जगह जगह जाते थे हम लोग जंगल पहाड़ में, तो लोग बोलते थे कि न ज़मीन है ना ही कोई रोजगार है।
हम खाना कैसे खाएं? ये भी राशन कार्ड भी नहीं है। AYPHH का राशन कार्ड तो लिमिटेड है, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। तो हम लोग ने तय किया कि हम लोग एक तरह से सर्वजन पेंशन ये राशन की तरफ जाएं। ये जो खाद्य सुरक्षा है वो सर्वजन करें। तो एक दफ़े संभव नहीं था। अभी पिछले साल तक 20 लाख लोगों को जोड़े हैं राशन कार्ड से। इस बार भी 5 लाख लोगों को जोड़ने का अनाउंसमेंट हुआ है। बजट में हम लोग गए तो 25 लाख। इसमें बहुत फायदा होगा। जितने गरीब लोग हैं, भोजन का अधिकार उनको मिल जाएगा, फिर कपड़े का अधिकार मिल जाएगा, और अबुआ से मकान का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए उनकी समस्याओं को हम सुलझा रहे हैं। नहीं, चलिए, एक उम्मीद बनी है, और ये उम्मीद करते हैं आज इस मंच के बाद हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो आयोग चिन्हित कर रहा है जिन आंदोलनकारियों को, तो सिर्फ कागज पर नहीं रहेगा, बल्कि वास्तव में उनको सर्टिफिकेट, सम्मान, हर तरह की कैटेगरी में लोग हैं ना, उनको सम्मान मिलेगा है। और आपने कहा तो झारखंड को आपकी बात पर भरोसा है, मोर देन 100%। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सारा चीज बहुत ही पॉजिटिव से आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप आए हमारे स्टूडियो में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।